Good afternoon, friends. Today is 21st lecture of this comprehensive revision batch. Yesterday, we had solved problems on final accounts of sole proprietor, in which finally, at the end, we discussed the concept of manufacturing account. And I told you that manufacturing account is prepared by manufacturing concerns to arrive at cost of production. It is an account to be prepared before you prepare trading account. Trading account will carry the cost of production that is arrived at इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिया जाएगा. फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जो पी एंड एल में लिया जाएगा, और पी एंड एल में जो नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी टेकन टू कैपिटल बैलेंस शीट में. कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया, ट्रेडिंग भी बनाया और पी एंड एल भी बनाया. तो उस पर से हमने एक जनरल आइडिया ली कि विच आइटम विल अपीयर इन विच अकाउंट, कौन से अकाउंट में कौन सा आइटम रिकॉर्ड करेंगे वो हमने देखा. यस, गुड आफ्टरनून बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स. आज आप लोग लेट ज्वाइन हुए, थोड़ा जस्ट स्टार्ट कर ही रहा हूँ मैं अभी. यस, सो आई थिंक आउट ऑफ द 8 प्रॉब्लम्स विच वी हैव इन आवर comprehensive revision batch study material, we are done with 7. One problem is pending and that is fifth one भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे है, तो सॉल्व कर लेते. एंड देन वी विल गो फॉर टुडे इश्यू ऑफ शेयर्स, वन ऑफ द वेरी interesting topics which we have. Fifth sum, page number 19. Following are the manufacturing account, creditors account and raw material account provided by Mr. Shivam related to financial year 1920. There are certain figures missing in these accounts. Raw material account दिया है, creditors का account दिया है और manufacturing account दिया है. Additional information, purchase of machinery worth rupees 12 lakhs on 1st April 2019 has been omitted. Machinery is chargeable at depreciation rate of 15%. Wages include the following: paid to factory workers 3,15,000, paid to labor at office 50,000. Direct expenses included the following: electricity charges rupees 80,000 of which 25% pertain to office, fuel charges 25,000, freight inward 32,000, delivery charges to customers 22,000. You are required to prepare revised manufacturing account and raw material account. अपने को रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट बनाने को बुला है. क्यों? तो दिए हुए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट में कुछ फिगर्स मिसिंग है, रादर और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के चलते कुछ चेंजेस अपने को ये अकाउंट में करने पड़ेंगे. जैसे पहला एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ो तो पहला एडजस्टमेंट में लिखा है परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 12 lakhs ऑन 1st April 19 हैज बीन ओमिटेड. मशीनरी चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 15%. 12 लाख का मशीन परचेस किया था जो ओमिट हो गया, बोल तो इग्नोर हो गया कंप्लीटली. अब जब मशीन ही इग्नोर हो गया तो उसका डिप्रिसिएशन लिया है क्या? नहीं, तो उसका डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा ना. और मशीन का डिप्रिसिएशन बोल तो वो तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है एंड इट विल कम इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो ये लेना रह गया तो ये लेना पड़ेगा. फिर आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वेजेस दिए हुए 3,65,000 के है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, लेकिन नीचे क्या लिखा है? वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग: पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3,15,000 एंड पेड टू लेबर एट ऑफिस. अब ऑफिस के लेबर को जो वेजेस पे होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे क्या? मतलब दिया हुआ वो जो है वो फिगर अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो वो बदलना पड़ेगा. उसके अलावा फ्यूल चार्जेस है, फ्यूल चार्जेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आता ही है मैन्युफैक्चरिंग में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं. फ्रेट इनवर्ड भी आता है. और डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर ये कैरेज आउटवर्ड हो गया. डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर बोल तो हमने गुड्स बेचे ना, उसके ऊपर का कैरेज है डिलीवरी चार्जेस, तो वो कैरेज आउटवर्ड हो गया, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना. विल दैट कम अंडर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? नो, तो वो वहां से निकालना पड़ेगा. वैसे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हुए देखो 80,000 रुपए, थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 ऑफ विच 25% परटेन टू ऑफिस. बोल तो 80,000 में से 25% बोला तो 20,000 रुपए. तो 20,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है, दो चार्जेस परटेन टू ऑफिस, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया. तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा क्या?
नहीं तो ये सारे इफेक्ट्स अपने को मैन्युफैक्चरिंग में लेने पड़ेंगे, और इसीलिए अपने को रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट बनाने को बोला है. सो लेट्स प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल अकाउंट. लिखो. प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 19. प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 19. In the books of Koneo, Messrs. Shivam. Manufacturing account. एंड रॉ मटेरियल अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक 8 लाइन का बना दो. दिए हुए रॉ मटेरियल अकाउंट में आओ ना. दिए हुए रॉ मटेरियल अकाउंट में आओ. टू ओपनिंग स्टॉक कितना है?
1 लाख। उसके बाद में बेटा तीनों फिगर्स मिसिंग है। तीनों मतलब कौन से 3 फिगर्स मैं आपको बताता हूं। रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो क्रेडिटर्स के अकाउंट से आना चाहिए। इस साल जो रॉ मटेरियल परचेस हुआ वो ओपनिंग स्टॉक तो मैंने लिख दिया, बट रॉ मटेरियल परचेस्ड मिसिंग है। फिर उसके बाद में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ इस साल, कंजम्पशन, वो कंजम्पशन भी मिसिंग है एंड क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है। तो यहाँ पे 3 फिगर मिसिंग है इस अकाउंट में। तो ये अकाउंट तो क्लोज करने का सवाल ही नहीं आता। 3 फिगर्स मिसिंग है, कहां से क्लोज करूं मैं। बहुत हुआ तो क्या होगा मैं आपको बोलता हूं। परचेसेस कितने हुए वो मैं ढूंढ सकता हूं, वो अपन वर्किंग नोट अभी बनाएंगे। क्रेडिटर्स का अकाउंट देखो नीचे दिया हुआ प्रॉब्लम में, ओरिजिनल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के अकाउंट में आप देखोगे कि ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। तो वहां पे परचेसेस ही मिसिंग है ना। क्रेडिटर्स में ओपनिंग क्रेडिटर्स मुझे मालूम है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स मुझे मालूम है एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना हुआ ये भी मालूम है। तो मिसिंग फिगर परचेसेस की रहने वाली है ना। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना ये मुझे क्रेडिटर्स के अकाउंट पे से पता चल जाएगा। बट फिर भी 3 फिगर मिसिंग है रॉ मटेरियल में, उसमें का एक मिलेगा ना, तभी भी 2 फिगर्स मिसिंग ही रहेंगे। तो रॉ मटेरियल अकाउंट तो क्लोज नहीं हो सकता। वी कांट क्लोज रॉ मटेरियल अकाउंट। एक काम करते हैं, जो ढूंढ सकते उतना तो पहले ढूंढ लेते। वर्किंग नोट क्रेडिटर्स अकाउंट। What is the opening balance given? Buy balance brought down 15,70,000। पेमेंट कितना हुआ है क्रेडिटर्स को टू बैंक? 23,50,000। 23,50,000 एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया है? 6,60,000। तो क्या मिसिंग है? परचेसेस बाय परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस की एंट्री क्या करते हैं हम? परचेसेस टू क्रेडिटर्स, वही कर रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर टोटल इज 30,10,000। सो कितना परचेस हुआ? 14,40,000 बरोबर। 14,40,000 ये ले जाओ ऊपर रॉ मटेरियल के अकाउंट में। टू क्रेडिटर्स ब्रैकेट परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। $14,40,000। तो मेरे पास ओपनिंग में रॉ मटेरियल का स्टॉक था 1,27,000 का ओपनिंग में, और मैंने परचेस किए रॉ मटेरियल 14,40,000 के। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद कंजम्पशन आएगा ना। कल हमने लिया था देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल गिव मी कंजम्पशन। एंड वेयर डू वी टेक द कंजम्पशन? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है एंड कंजम्पशन भी मिसिंग है। तो दोनों में से एक फिगर आए बगैर मैं ये अकाउंट क्लोज नहीं कर सकता। तो यहाँ 2 फिगर्स मिसिंग हो गए। कौन से 2 फिगर्स? कंजम्पशन ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक।
सो दिस अकाउंट कांट बी क्लोज, ये अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता। रही बात मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन उन्होंने भी डैश दिया है, बोलते वो मिसिंग है, बराबर ना। वेजेस दिए हुए, बट वेजेस का फिगर चेंज होगा अभी। टू वेजेस कितना लेंगे, ओरिजिनली दिया हुआ जो है वो 3,65,000 है, बट 3,65,000 में से 50,000 पेड टू लेबर एट ऑफिस है ना, तो लेबर एट ऑफिस का कहां जाएगा, P&L में, तो यहां पे बचा हुआ ही आएगा, तो कितना आएगा, 3,15,000 आएगा, करेक्ट है। डिप्रिसिएशन, जो मशीनरी परचेस हुआ था वो मशीनरी ओमिट हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसका डिप्रिसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा ना। वो मशीन था कितने का, 12 लाख का, तो 12 लाख पे 15%, 180, तो 215 प्लस 180, 3,95,000। एंड बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओरिजिनली दिए हुए कितने, 2,49,000, उसका ना बाइफर्केशन नीचे दिया हुआ है देखो, उसमें बोला है कि क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से 80,000 के, जिसमें से 25% ऑफिस के, तो वो आएंगे क्या, वो तो कितना नहीं लेना चाहिए। सो ये देखो, लुक एट द स्क्रीन, 2,49,000 माइनस वो 20,000 नहीं आएगा, एंड फ्यूल चार्जेस आने चाहिए, फ्रेट इनवर्ड आना चाहिए, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स आएंगे क्या, तो वो 22,000 लेस होना चाहिए, 2,07,000। हो गया। सब लोग मेरे पास ध्यान दो, अब यहां पे भी वापस दो फिगर्स मिसिंग है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, एक तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन मिसिंग है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट मिसिंग है। वो आए बगैर कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे भी दो फिगर मिसिंग है, तो ये अकाउंट भी क्लोज नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल अकाउंट में भी दो फिगर्स मिसिंग है, तो वो अकाउंट भी क्लोज नहीं हो सकता, तो दोनों भी अकाउंट क्लोज नहीं हो सकते। अब ये जो टोटल 4 फिगर्स मिसिंग हो गए, रॉ मटेरियल अकाउंट में दो और यहाँ दो, इसमें से एक भी मिल गया तो बाकी के 3 मिल जाएंगे, कि तो चारों इंटरलिंक्ड है ना, बट ये चारों में से एक ढूंढना पड़ेगा ना उसके लिए अपने को, वो फिगर कौन सा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, कैसे ढूंढेंगे, इंफॉर्मेशन कहाँ है, परचेसेस है, ओपनिंग स्टॉक है, कंजम्पशन नहीं है ना, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक ढूंढू कैसे। वही बोल रहा हूँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे ढूंढने का बताओ। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दो फिगर्स मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी मिसिंग है। दिया है, कितना दिया है, 17,44,000, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होने जरूरी है। ये जो अभी जो एडजस्टमेंट किए डिप्रिसिएशन के वगैरह, वो तो पुराना बैलेंस है ना, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उस पे से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा, वो मिल गया तो बाकी के फिगर्स आ जाएंगे। चलो, छोटा सा वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ cost of production transferred from manufacturing account to trading account
Right hand side corner, rupees. Cost of production, ब्रैकेट एज गिवन, कितना दिया हुआ है? प्रॉब्लम में दिया कितना है? 17,44,000. Add depreciation on मशीनरी जो लिया नहीं था पहले, कितना है वो? 15% ऑन 12 lakhs ना? वन लाख सब टोटल 19,24,000. Less indirect expenses. Less indirect expenses to be taken in, correct, to be taken in profit and loss account. Under that, number one, wages to ऑफिस लेबर, कितना है वो? 50 ना? 50. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 25% of 80,000. How much? 20,000. And delivery charges to customers 22,000. और कुछ है? आउटर कॉलम therefore cost of production 18 lakhs आया? आया? 18,32,000. All of you got it? Manufacturing account credit side by cost of production transferred to trading account. बोलो. 18,32,000 आया? Now the balancing figure will be consumption of raw material, debit side of manufacturing account, to consumption of raw materials, asterisk mark balancing figure. I'll tell you the total without calci, 18,32,000. आया सबका?
9,15,000 सबका। रॉ मटेरियल अकाउंट बाय कंजम्पशन, 9,15,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। टोटल इज 1567। 650, 652,000। सर सेकंड वर्किंग नोट का लॉजिक बताओ। लॉजिक कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन है वो। सेकंड वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने ढूंढा। ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम में जो दिया हुआ था वो दिया था 17,44,000। वो 17,44,000 का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओरिजिनली दिया था प्रॉब्लम में, उसमें कुछ चेंजेस एडजस्टमेंट्स में दिए हुए थे, तो वो चेंजेस हमने किए। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दिया हुआ है उसमें वेजेस जो कंसिडर हुए वो कंसिडर हुए 3,65,000, 3,65,000। जबकि वो 3,65,000 में से 50,000 ऑफिस लेबर को पे किए हुए। तो ऑफिस लेबर को जो पे किया वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता नहीं ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बोल के P&L में आता है। तो वो हमने वहां से कम कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड थे, जिसमें से 15,000 रुपए इनडायरेक्ट थे, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम किया है। देन डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर या कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो हम हमेशा P&L में लेते हैं, तो वो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम किया। और मशीन परचेस की थी एडिशनल, वो मशीन का डिप्रिसिएशन कंसिडर नहीं हुआ था, बट मशीन तो प्रोडक्शन में यूज होती है तो उसका डिप्रिसिएशन लेना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो वो ऐड किया है। तो दिए हुए फिगर में कुछ ट्रांजैक्शंस कंसिडर नहीं हुए थे, वो ट्रांजैक्शंस कंसिडर करके हमने रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढा है। तो अलग लॉजिक कुछ नहीं है उसका, सिर्फ कैलकुलेशन है वो। समझा? यस। विद दिस वी फिनिश विद दिस टॉपिक। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन। इश्यू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। क्या बात है कृष्णा, बहुत मुस्कुरा रहा है आज। हाँ? मिल क्या है, कह रहे वो तो नाम में ही कृष्णा है, तो हाँ। क्या बोल रहे? सर सर बोल रहे।
next Saturday, not coming, next Saturday, 4th, 4th, I'll be taking the lecture early morning. आज ही बुकिंग कर देता हूँ, अर्ली मॉर्निंग आई विल बी टेकिंग द लेक्चर. विनोद सर को मैं बोलता हूँ, आप भी बोल देना, पूछे तो सर ने, मैं भी बोलता हूँ कि अगले सैटरडे को सिर्फ, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना है बाद में, तो दोपहर में लेक्चर नहीं ले सकता मैं, तो आपका लेक्चर लेके फिर मैं निकलूंगा. सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे, इट इज 4th of November. 4th November विल बी हैविंग द लेक्चर इन द मॉर्निंग. ओके, टाइमिंग मैं करता हूँ ना कन्फर्म, भी टाइम है. हाँ, तो अर्ली मॉर्निंग बोला तो अर्ली मॉर्निंग. कभी कभी लाइफ में एडवेंचर्स करने चाहिए ना. देखते एक दिन सवेरे 5 बजे आके क्या होता है. मजा आएगा, देखो तो सही. हाँ. छोटे छोटे बच्चों को नींद में से उठने की तकलीफ हो सकती है. उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को. हाँ. यस, इश्यू ऑफ शेयर्स. चलो ध्यान दो सब लोग. वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट फेज ऑफ दिस बैच. Last 4 topics are left now. Issue of shares, issue of debentures, partnership and NPO. So till now almost 10 topics we are done with. 10 टॉपिक अपने हो चुके हैं. कंपनी अकाउंट्स में हम एंटर हो रहे हैं, एंड कंपनी अकाउंट्स इज वेरी क्रूशियल पार्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम द सेक ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम और फाउंडेशन, बट बेटा फ्यूचर पूरा कंपनी अकाउंट्स में जाने वाला है. धीरे 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 पार्टनरशिप फॉर्म्स, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स हम देख रहे हैं दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, एंड वी आर सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स, एन नंबर ऑफ कंपनीज अराउंड अस. दिन ब दिन सारे बिजनेसेस कंपनीज में कन्वर्ट हो रहे हैं. जो एकदम ही छोटे स्केल पे, एकदम ही मीडियम स्केल पे है, उनकी बात अलग है कि आज भी वो प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे, बट अदरवाइज जितने भी थोड़े से भी बड़े स्केल के बिजनेसेस है वो सारे कंपनीज में कन्वर्ट हो चुके हैं. So the concept of company you have already studied in law. लॉ में तो तुम सीख चुके ही हो, बट उसका अकाउंटिंग पार्ट हम अकाउंट्स में कवर कर रहे हैं. एंड when you will come in intermediate and CA final, and when you will be studying accounts of those two levels, आपको दिखेगा कि most of the syllabus is based on company accounts. So from that angle also, this portion of the syllabus is very very important, crucial. चलो अभी तो अपन कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच में बैठे हुए हैं, और सर मतलब अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे कंसेप्ट बार बार आगे भी आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से समझ लो. एग्जाम में तो काम आएंगे ही, आगे के सिलेबस में भी काम आने वाले हैं. कंपनी अकाउंट्स नहीं हुआ बेटा, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ. यस, सो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये 2 टॉपिक है. जैसे जिन लोगों ने रेगुलर बैच अच्छे से अटेंड किया है, आप लोग जानते हो कि इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक होने के बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टॉपिक वैसे फॉर्मेलिटी रह जाता है, बिकॉज एंट्रीज रिमेन सेम, एवरीथिंग रिमेन सेम, ओनली इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर्स वी कॉल इट एज डिबेंचर्स. प्रोसीजर वाइज कोई फर्क नहीं है, बट जो भी टाइम लेना है वो इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक में लेना है. जो भी कंसेप्ट अपने को समझने हैं वो इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक में समझने हैं. मैंने आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझाया था कि एग्जैक्टली पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स बोल तो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स. सबसे बड़ा डिफरेंस पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में यह है कि पार्टनरशिप फर्म में द फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब जो पैसा लगता है बिजनेस के लिए, दैट इज कंट्रीब्यूटेड प्राइवेटली बाय पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी, इट इज फंडेड, the whatever requirement of finance is, that is fulfilled, that is funded by public. by public जब मैं बोलता हूँ तो ownership is offered to general public, and public becomes the owner, and public contributes towards the funds requirement of the company. तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी में, और इस डिफरेंस को लेके ही अपने को डिस्कशन को आगे ले जाना है. just for the sake of example, let's say I'm running a company called Bhandari Industries Limited. भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से मेरी एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. ऑब्वियसली देखो बेटा, जब मैं पब्लिक इशू की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी.
अगेन क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फंड्स आर कंट्रीब्यूटेड प्राइवेटली. सो इन दिस टॉपिक आवर होल फोकस इज ऑन पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो पैसा रेज होता है, जो फंड्स रेज होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स. तो वो पब्लिक इश्यू अपने को समझना है. तो ये पब्लिक इश्यू बोलते एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली दिस पब्लिक इश्यू इज. जस्ट अंडरस्टैंड. लेट्स से आई ओन अ कंपनी कॉल्ड भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं तो गरीब आदमी है. सो भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी तो स्टार्ट कर दी, गरीब भी रहा तो एक सीए का दिमाग है, तो मैंने कंपनी तो बना दी और कंपनी का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी आने वाला है. पैसा, इसलिए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है ना. लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि कंपनी का फाइनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो टोटल 10 करोड़ का है. बहुत कम है कंपनी के हिसाब से, 10 करोड़ है. ठीक है, बड़े बड़े अमाउंट लेके खुश होते रहने का, अदमशन करने का. 10 करोड़ बोलने को भी भारी लगता है ना. 10 करोड़ का टोटल रिक्वायरमेंट है. मैंने आपको रेगुलर बैच में भी एग्जांपल दिया था. लेट्स से कि एक कोई जेन्यून केस है और मेडिकेशन का केस है. कोई सीए स्टूडेंट है और उसको कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमारी है ना, उसकी वजह से उसका इलाज कराना ज़रूरी है और हम उसके लिए लेट्स से फंड्स रेज कर रहे हैं. मैं क्लास में आया और मैंने क्लास में आके पूरी केस आपको समझाई कि भाई ये जेन्यून केस है, ये है. और मैंने सडनली किसी एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली बोला, लेट से मैंने श्रेया को बोला कि श्रेया एक 5,000 रुपये देना, डोनेट करते हैं अपन उसको. इट्स नॉट लाइक कि श्रेया 5,000 रुपये दे नहीं सकती. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो 5,000 रुपये दे नहीं सकती. बट बात यह है कि जब हम इतने सारे लोग हैं तो वो अकेली 5,000 रुपये क्यों देना. इट विल, ऐसा नहीं है कि वो देगी नहीं, बट इट विल बी चैलेंजिंग. सिंपल तरीका है, मैंने आके क्लास में अनाउंस किया अभी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और वो जेन्यून केस है, लेट्स कंट्रीब्यूट. जिसको जितना देना है उतना दो. किसी को 5 रुपए देना है तो 5 रुपए दो, किसी को 10 रुपए देना है तो 10 दो, किसी को 50 देना है तो 50 दो, किसी को 100 देना है तो 100 दो, 500 देना है तो 500 दो. मेरे को बोलो बेटा, अगले 2 मिनट के अंदर 5,000 रुपए जमा नहीं हो जाएंगे अपने पास? 100% हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे, अभी के अभी. एवरीबडी विल कॉन्ट्रीब्यूट एज पर हिज ओन विलिंगनेस एंड एज पर ओन कैपेसिटी. कोई कंपल्शन नहीं है, जितना देना है उतना दे दो. 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अपने पास अभी 5,000 रुपए जमा हो जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वेरी यूनिक कंसेप्ट इट इज कि टोटल 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट है भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का. अकेला कोई 10 करोड़ देगा नहीं ना. मैंने मामा को बोला मामा 10 करोड़ रुपए दे. मामा को कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 करोड़ देने के लिए, थोड़ा इधर उधर झटका ऐसे ऐसे तो इधर उधर गिर जाएंगे, राइट. सो प्रॉब्लम वो नहीं है, बट मामा अकेला क्यों रिस्क लेगा ना. मामा बोलेगा क्यों भाई, मैं क्यों दूं अकेला. फिर मैंने क्या किया, सिंपल तरीका है इसका कि मैंने ये 10 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट है इसको मैंने छोटे छोटे अमाउंट्स के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लेट्स से this total 10 crores requirement I divided into 1 crore parts of rupees 10 each, and I offered these 1 crore parts to public of 10 each. और मैंने पब्लिक को ऑफर दिया कि आपको जितने लेने उतने ले लो. अब ये जो 1 करोड़ पार्ट्स है ना, इन 1 करोड़ पार्ट्स को बोलते, दीज आर नोन एज शेयर्स. ये हो गए शेयर्स. और ये जो 10 रुपए, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू. आपकी बहुत इच्छा है कि भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा लगाना है, तुमको मालूम है आपको कि बहुत भारी कंपनी है, कंपनी का प्रमोटर भी बहुत भारी है, सब तुमको मालूम है. अरे वो 10 करोड़ रुपए एकदम से कहाँ से लगाएंगे. तो तुमने सोचा कि भाई आज तुम्हारे पास सेविंग है लेट से 5,000 रुपए की, तो तुम 5,000 रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हो. पब्लिक इश्यू के थ्रू पॉसिबल हो जाएगा ना. यू विल बिकम प्रपोर्शनेट ओनर टू दैट एक्सटेंड वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. तो ये ज्यादा सिंपल है ना पैसा रेस करना, ये तरीका. So instead of asking 10 crores for someone, single person or limited number of persons, let's offer this total 10 crores in the form of 1 crore parts of 10 each to general public, and let public apply, let public subscribe for the shares of the company. तो ये जो 1 करोड़ पार्ट्स मैं बोल रहा हूँ, these are 1 crore shares and of rupees 10 each. जब मैं बोलता हूँ तो ये 10 रुपए क्या है,
face value, or it is called as nominal value. This is called as public issue of shares. मेरे को बोलो बेटा, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स जितना आसानी से मैंने अभी समझाया पिछले 5 मिनट में, इतना आसान लगता क्या तुमको? ऐसे तो यार हर एक जन कोई रोज उठ के कंपनी खोलेगा, पब्लिक इशू करके पैसा ले लेगा। इतना आसान नहीं है। देयर इज द वेल डिफाइंड प्रोसीजर फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर है। और अब तो सेबी के भी रेगुलेशंस है। सेबी के रेगुलेशन अपने सिलेबस में है नहीं, बट व्हेन यू गो फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और लिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में तो तुमको सेबी के रेगुलेशंस भी कंप्लाई करने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट भी कंप्लाई करना पड़ता है। तो आरओसी के भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के और सेबी के भी रहेंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स में 3 स्टेजेस आते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस इन पब्लिक इशू। लिख रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ? पहले दिन ही बोला हुआ है ना रे, लिख लिया करो बोल के, जो भी बोलता हूँ लिखो ये फटाफट। हाँ, कंपनी का नाम तुमको जो रखना है वो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तुम ले लो अनामिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओ, बट वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अनुज कुछ मत बोल तू। मोस्ट डेंजरस गाय इन द बैच अनुज। क्या क्या? पुराना जोक है ये। दरवाजा मत लगा यार, तुम्हारी चाय ब्लॉक कर दिया यार, ऐसे क्यों कर रहा है? घर पे चाय नहीं पिलाते रे काकरोच, एटलीस्ट मेरे को चाय तो पिलाते हैं, यहाँ पे तो चाय पीने देना रे। घर पे बर्तन मांजे तो चाय मिलती है। हम्म? क्या क्या? क्या बोला? विशाल कुछ बोला? समाधान दोस्त कहाँ है आज? देखो, क्यों हंस रहे रे, क्या हो गया? हम्म? अच्छा, चाय पीते तो आप आवाज निकाल रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। निकालो निकालो, आवाज निकालो। हो गया लिख के? Stages in public issue of shares. There are 3 stages, guys. First one is issue of prospectus. In response to issue of prospectus, there will be public subscription. Public subscription.
Next is allotment of shares by company. सबसे पहले जो है कंपनी विल बी इशूइंग कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा. इन रिस्पॉन्स टू प्रोस्पेक्टस देयर विल बी पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आएगा, एंड देन बेस्ड ऑन पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट विल बी डन बाय द कंपनी. We can link these three stages with Contract Act, Indian Contract Act. As per Indian Contract Act, issue of prospectus is nothing but very good invitation to an offer. Public subscription is offer, and allotment of shares is acceptance of the offer. So when company issues prospectus, through prospectus it is inviting the offer from public. If public subscribes, applies for the shares of the company, it is offer by public, and if that offer is accepted by the company, company will allot the shares, which will be considered as acceptance of that offer by company. So invitation to offer, offer and acceptance. Is this clear? Yes. Next term that we need to understand, that we need to discuss, is issue price. Issue price. Guys, what is issue price? लिखो issue price. Issue price. उसके सामने डैश देखिए, लिखो it is the price at which shares are offered by the company, in public issue of shares. इशू प्राइस को लेके तीन पॉसिबिलिटीज है अपने पास. Let's say, just for the sake of example, face value is ₹10. What about issue price? Three possibilities. Either it may be at par, or it may be at premium, or it may be at discount. At par, at premium, or at discount. What do you mean by at par? Issue price is equal to face value. That is, issue price is equal to ₹10. At premium का मतलब issue price is greater than face value. That is, issue price will be greater than ₹10. Say रुपीज, कोई भी अमाउंट ले सकते, 10 से ज्यादा, ₹12. Issue at discount is IP is less than face value. That is, IP will be less than ₹10. Say IP is ₹9. बेटा मैंने तीनों ऑप्शंस है बोल के लिखा है, क्या तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं, बट द लास्ट ऑप्शन
is not permitted, not allowed under Companies Act 2013. We can't issue shares now at discount. 1956 के एक्ट में अलाउड था, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस थे फॉर इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट. सेक्शन 79 था पुराने एक्ट का, 1956 के एक्ट का, जिसमें 5 कंडीशंस दिए हुए थे फॉर इशूइंग द शेयर्स एट डिस्काउंट. बट एनीवे 2013 के एक्ट में तो उन्होंने निकाल ही दिया है. 2013 के एक्ट में नो मोर वी हैव इशू एट डिस्काउंट. बट जस्ट ऑप्शन बोल के मैंने डिस्कस किया तुम्हारे साथ में कि इशू प्राइस में बी आइदर इक्वल टू face value, or it can be greater than face value, or it will be less than face value. But anyway, less than face value, that is discount, is not allowed. Either the issue will be at par or it will be at premium. Next, next line लिखो, issue price of the share, issue price of the share, ये लिखा ना अभी का तुमने. अब नीचे लिखो, issue price of the share may be collected by company, may be collected by the company in lump sum, in lump sum at the time of application itself, at the time of application itself, or it may be collected, or it may be collected in installments, in installments as under, as under. Let's say, to just keep it simple, फेस वैल्यू 10 रुपए समझो और इशू प्राइस भी समझो 10 रुपए है, बोल तो इशू इज एट पार. मैंने लिखा के दिया अभी आपको कि ये जो 10 रुपए की अमाउंट है, कंपनी में कलेक्ट दिस अमाउंट कंप्लीटली इन लमसम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. पूरे 10 रुपए एप्लीकेशन पे ले सकता है कंपनी, नहीं तो इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता है. क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स होते हैं अपने पास? एप्लीकेशन मनी, allotment money and call money. Certain amount will be called at the time of application, certain amount at the time of allotment and remaining amount in calls. अब calls में भी जो है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल ऐसे हो सकता है. लेट्स से 10 रुपए में से कंपनी ने 4 रुपए एप्लीकेशन पे लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे लिए, तो 4 और 3 7, और कॉल में 3 रुपए ले रहे हैं. ये रहा है. बट एकदम रियलिस्टिक बताऊं, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस फुल अमाउंट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. इट्स पूरा पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे लिया जाता है. कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या एप्लीकेशन मनी को लेके? मिनिमम एप्लीकेशन मनी का कुछ याद आ रहा है कुछ? यस, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी. बेटा मिनिमम अलॉटमेंट एंड कॉल मनी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मिनिमम एप्लीकेशन मनी का रिक्वायरमेंट है. क्या है? दो है उसमें रिक्वायरमेंट. एज पर कंपनीज एक्ट, कह रहे 5% ऑफ, करेक्ट, नॉमिनल वैल्यू है 5% ऑफ.
एंड वही एज पर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 25% ऑफ इशू प्राइस है वो। बोलतो बेटा डिफरेंस दो जगह पे है, परसेंटेज सिर्फ अलग अलग है ऐसा नहीं, वेरिएबल भी अलग अलग है। एज पर कंपनीज एक्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू है, बोल तो फेस वैल्यू, एंड सेबी के हिसाब से 25% ऑफ इशू प्राइस है। अब अगर कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड, तो फिर उसके लिए तो दोनों भी एप्लीकेबल है, सेबी भी और कंपनीज एक्ट भी, तो उसके लिए तो मिनिमम 25% ही हो जाएगा, बिकॉज 25% ऑफ इशू प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ना। तो लिस्टेड कंपनी के लिए मिनिमम एप्लीकेशन मनी हमेशा 25% ही रहेगा ऑफ इशू प्राइस। हाँ, नॉन लिस्टेड कंपनी है विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर उस केस में अनरजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड बोलने का मतलब अनलिस्टेड कंपनी अगर है, नॉन लिस्टेड कंपनी, तो उसके केस में फिर उसको सेबी एप्लीकेबल नहीं होता, फिर वहां पे कंपनीज एक्ट काम करेगा। फिर कंपनीज एक्ट का रिक्वायर 5%। एनी प्रॉब्लम? सबने लिखा? So amount to be collected on shares, that is issue price, may be collected either fully in lump sum at the time of application itself, or it may be collected in parts in installments as under: certain amount on application, certain amount on allotment, certain amount in calls. Any problem guys? सबके दिमाग में जा रहा है? Everybody? अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो आता है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखो, हेडिंग लिखो पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। जरूरी है क्या तुमने जितने शेयर्स ऑफर किए लोग लेंगे ही? अलग अलग पॉसिबिलिटीज है उसमें, 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है जितने शेयर्स तुमने ऑफर किए उतने लोगों ने अप्लाई किए। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक, तो जितने शेयर्स तुमने पब्लिक ऑफर किए उतने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए या अप्लाई किए, वो हो गया सब्सक्रिप्शन एट पार। कई बार ऐसा होता है कि आपने जितने ऑफर किए उससे ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड और एक पॉसिबिलिटी है कि जितने शेयर्स ऑफर किए उससे कम शेयर्स अप्लाई हुए, तो दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में वापस 3 पॉसिबिलिटीज आ गए, आइदर देयर विल बी सब्सक्रिप्शन एट पार, or there will be over subscription, or there will be under subscription. So we will write here, let's say public offer is for 1 lakh share. Public offer is for 1 lakh shares. Public subscription, question mark, 3 possibilities. Subscription at par. कुछ याद आ रहा क्या? रेगुलर बैच में कभी सीखे थे किसी जमाने में ये? हाँ, याद आ रहा है? कितने साल हो गए सीखे? 1150 साल हो गए। हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन, हाँ बराबर है, मेरे को याद आया ना, उस दिन सिखाया था वो, जिस दिन वो अलाउद्दीन खिलजी आया था ना, वो राजा रतन सिंह के साथ लड़ाई चालू हुई थी उसकी, पद्मावती के लिए राजस्थान में। उस दिन सिखाया था मैंने, हाँ अब याद आया मेरे को, करेक्ट करेक्ट। हाँ
थोड़ी देर के लिए अपन भी रुक गए थे सिखाते सिखाते, घोड़े जा रहे थे, आवाज आ रही थी, है ना। गधेड़े लोग। ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो पहली बार लेक्चर कर रहे हैं उनको झेप ही नहीं रहा रहेगा, क्या बोल रहे कि हो ना, घोड़े की आवाज आ रही, 1150 साल हो गए। क्या है ऑनलाइन बच्चों, ये हमारे रेगुलर बैच के बच्चे हैं ना, ये कभी कभी इतने ऐसे मंद मट्ठ ढ माठ मति मंद मद्द ढोम्या ढोकड़ा तारे जमी पर हो जाते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि कोई चीज कल भी सिखाई हुई रहेंगी तो 500 साल हो गए। क्या? ये भी नहीं पता? अभी ये तो मराठी वर्ड्स है ना रे, ये तो एडजेक्टिव्स है मराठी। हाँ, मंद मट्ठ ढ। अब जिनको ये नहीं समझ रहा वो है सब्सक्रिप्शन एट पार, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये भी नहीं समझा सर? इंटर के बैच में स्टूडेंट्स ने फ्रेम बना के दिए इसकी, मंद मट्ठ ढ माठ मति मंद लिख के। 4-5 साल पहले बच्चों ने एक टी शर्ट बना के दिया था, टी शर्ट पे पूरा प्रिंट किया हुआ था ऐसे, व्हाइट टी शर्ट। बट वो उन्होंने इतना लूज बनाया वो टी शर्ट कि उसमें मैं दो बैठ जाऊंगा। पहन ही नहीं पाया मैं वो टी शर्ट, है ना। क्या क्या? तुम बना के लाते? परफेक्ट साइज का, अच्छा। वो तो तुम बोलना क्या चाहते, बोल तो सर पहने, बोल तो सर है मंद मट्ठा, ऐसा बोलना है। हाँ, खड़ूस। वो इस पे बहुत मस्त वो सारे डायलॉग्स लिखे थे मेरे टी शर्ट पे। मैं फोटो डालता हूँ आज इंस्टा पे वगैरह कहीं, तो भी वो है टी शर्ट मेरे पास। मुफ्त का चंदन घस मेरे नंदन। मैं क्लास में बोलते रहता रहे मैं ऐसे कुछ, तो सारे क्लास के डायलॉग लिखे हुए थे। 3 पॉसिबिलिटीज है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। बोलो, छोटे छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं? सब्सक्रिप्शन एट पार, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन एट पार? Number of shares applied will be here 1 lakh बराबर। अंडर सब्सक्रिप्शन में लेस देन 1 लाख, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन में मोर देन 1 लाख। 1 लाख ऑफर किए थे वो उस हिसाब से। देर आर 3 पॉसिबिलिटीज। सब्सक्रिप्शन एट पार, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, एनी प्रॉब्लम? नो। तीनों पॉसिबिलिटीज है। वैसे सब्सक्रिप्शन एट पार बहुत रेयर है, इट इज वेरी रेयर। बहुत ही अगर ऐसी कंपनी की जिसका वैसे कोई बहुत नाम है नहीं, नई कंपनी है और पब्लिक में कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बट जो प्रमोटर्स है कंपनी के वो और उनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ही सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो उस केस में हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन इज एट पार। उन्होंने उसी हिसाब से शेयर्स ऑफर किए जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने का अपने को कमिटमेंट है। तो दैट इज इन मतलब दैट इज वेरी रेयर केस कि जहां पे सब्सक्रिप्शन एट पार आएगा कि एग्जैक्टली जितने ऑफर किए उतने अप्लाई हुए। ओवर सब्सक्रिप्शन इज द नॉर्मल सिनारियो इन नाउ इन करंट पीरियड। हम देखते हैं कि नॉर्मली पब्लिक इशू इज ओवर सब्सक्राइब, नॉर्मली, कंपल्शन नहीं है बट नॉर्मली वी सी दैट। बोल तो भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पब्लिक इशू हुआ है तो लोगों ने भर भर के अप्लाई किया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, भंडारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन है, राइट, तो जितने ऑफर किए उतने अप्लाई नहीं हुए, तो उस केस में इट विल बी अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 3 पॉसिबिलिटीज, सब्सक्रिप्शन एट पार, under subscription, over subscription. Clear? Next important point we need to discuss is allotment of shares by company. लिखो heading.
allotment of shares by company. Under that, write down there are usually following categories of allotment. There are usually following categories of allotment of shares by the company. Let's say, ये एक काम करते हैं, इससे पहले अपन डिटेल्स लिख लेते हैं. कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट. याद आता है कितने कैटेगरीज थे? ये उस दिन सीखे थे जिस दिन वो युद्ध खत्म हो गया था. रतन सिंह का उनका युद्ध हुआ, धोखे से मार दिया रतन सिंह को खिलजी ने. उस दिन हुआ था ये. हाँ. कुछ लोग तो इसी में परेशान है कि क्या, कौन युद्ध, कौन खिलजी. फुल, नल, प्रोरेटा अलॉटमेंट. एटलीस्ट ये टर्म सुनने के बाद तो भी कुछ याद आ रहा है कि नहीं? शंकर बोल रहा है 6 महीने के बाद में टॉपिक एंड हुआ मतलब. अच्छा, 6 महीने चला था युद्ध. मुझे नहीं मालूम था ये. फुल अलॉटमेंट, नल अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट. फुल अलॉटमेंट मतलब 100% अलॉटमेंट, मतलब जितने शेयर्स अप्लाई किए उतने कंपनी ने अलॉट किए. नल अलॉटमेंट, नील और जीरो अलॉटमेंट. यू कैन कॉल इट एज जीरो अलॉटमेंट, मतलब कोई शेयर्स अलॉट ही नहीं होते इस कैटेगरी में. एंड प्रोरेटा इज, it is proportionate allotment. That is less than 100%. प्रोपोर्शनेट का मतलब ही लेस देन 100%, मतलब 3 के बदले में 2, ऐसे रेशियो रहेगा कुछ. प्रोपोर्शनेट मतलब आपने 3 मांगे, आपको 2 ही मिले शेयर्स. you applied for 3 shares but you will get 2 shares. उसको बोलते हैं proportionate prorata allotment. 3:2 just एक example है. It can be any ratio. It may be 4:1, it may be 5:2, it may be 5:3, depends on कि कितने applications आए हैं. So prorata allotment. So full allotment is 100% allotment. उस कैटेगरी में अगर आपका एप्लीकेशन ले लिया कंपनी ने तो 100% अलॉटमेंट होगा. जितने तुमने अप्लाई किए उतने तुमको अलॉट होंगे. नल अलॉटमेंट, ये कैटेगरी में अगर अनफॉर्चुनेटली अपना एप्लीकेशन आ गया तो कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं होंगे. एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट इज प्रोपोर्शनेट लेस देन 100%. बेटा थोड़ा सा तो भी लॉजिक लगाना आना चाहिए अपने को. और बहुत कुछ चीजें ऐसे रहती है कि जो बिना समझाए अपने अपने कॉमन सेंस और लॉजिक से समझ में आ जाती है. मेरे को बोलो सब्सक्रिप्शन एट पार है या अंडर सब्सक्रिप्शन है. सब्सक्रिप्शन एट पार और अंडर सब्सक्रिप्शन, तो वहां तो फुल अलॉटमेंट ही होगा ना. जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, पब्लिक ने अप्लाई भी 1 लाख के लिए किया है, तो 1 लाख तो देना ही है ना अपने को.
और पब्लिक ने अप्लाई भी 1 लाख के लिए किया तो सब्सक्रिप्शन एट पार हुआ, तो देयर विल बी कंपल्सरीली फुल अलॉटमेंट, सबको मिल जाएंगे ना फिर जितने शेयर्स अप्लाई किए, क्यों तो जितने अप्लाई किए उतने हमने ऑफर भी तो किए थे, तो उतने अलॉट करने ही है ना। तो मैंने आपको लेट से 1 लाख शेयर्स का ऑफर दिया था, तुमने 1 लाख के लिए अप्लाई किया तो फुल अलॉटमेंट होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में भी फुल अलॉटमेंट होगा। मैंने ऑफर किए 1 लाख शेयर्स, आपने अप्लाई किया 90,000 के लिए, तो मुझे तो 1 लाख तक देने हैं ना वैसे भी। तो तुमने अगर 90,000 के लिए अप्लाई किया तो आई कैन श्योरली अलॉट फुल 90,000 टू यू, सो देयर विल बी फुल अलॉटमेंट। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में। ओवर सब्सक्रिप्शन में आई ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स टू यू एंड यू अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स। मैंने ऑफर 1 लाख शेयर्स का किया हुआ है और आपने अप्लाई किया 1.5 लाख शेयर्स के लिए। अब चैलेंज आया कि आप कैसे करें, समझ में आ रहा है? तो वहां पे अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैटेगरीज वी नीड टू यूज एंड देन मेक द अलॉटमेंट। तो these categories will be useful only in case if there is over subscription. In case of subscription at par or under subscription, there will be compulsorily full allotment. Next line लिखो, important note, important note, if there is if there is subscription at par, if there is subscription at par or under subscription, then there will be full allotment, there will be full allotment to to all the applicants, to all the applicants of the shares, of the shares. However, however, if there is oversubscription, if there is oversubscription, comma, full allotment can't be done, full allotment can't be done to all the applicants, to all the applicants, and therefore, and therefore shares will be allotted by company, shares will be allotted by the company under the combination of, under the combination of any of the above categories, under the combination of any of the above categories. Example,
Let's say public offer is for 1 lakh shares. Let's say public subscription is for 1,50,000 shares. अब यहाँ पे सबको तो फुल अलॉटमेंट हो नहीं सकता, क्यों? तो हमको तो 1 लाख शेयर से अलॉट करने हैं, जबकि पब्लिक ने अप्लाई किए 1.5 लाख शेयर्स के लिए, तो सबको तो फुल अलॉटमेंट नहीं हो सकता, फिर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसमें। एक जनरल में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हाइपोथेटिकल तुमको अलॉटमेंट समझा रहा हूं। 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। फुल अलॉटमेंट, नल अलॉटमेंट, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। Let's say applied shares in full allotment category are, let's say just for the sake of example, 10,000 शेयर्स अप्लाइड, 10,000। नल अलॉटमेंट की कैटेगरी में लेट से 20,000 आ गए, तो कितने बच गए एप्लीकेशंस? 1,20,000 विल बी अंडर प्रो रेटा कैटेगरी। टोटल 1.5 लाख आए ना, तो जिसमें से 10,000 कंपनी ने फुल अलॉटमेंट के अंडर कंसिडर किए, 20,000 नल के अंडर कंसिडर किए, और प्रो रेटा के अंडर 1,20,000। अब मेरे को बताओ अलॉटेड का क्या होगा हिसाब? फुल अलॉटमेंट में कितने अलॉट करेंगे? 10,000। नल में नील, 0। टोटल कितने अलॉट करने हैं? टोटल 1 लाख, उसमें से फुल अलॉटमेंट में कितने गए? बोल तो 90,000 विल बी अलॉटेड हियर। आर यू गेटिंग गाइज? दोज हु आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आर यू गेटिंग दिस? अब मेरे को बोलो फुल अलॉटमेंट में 100% अलॉटमेंट है ना रे, 1:1। आपने एक शेयर के लिए अप्लाई किया तो आपको एक शेयर अलॉट भी हुआ ना। यहाँ पे तो अलॉट, नल अलॉटमेंट में तो 0 अलॉटमेंट है, और प्रो रेटा में रेशो क्या आ रहा है? 4:3। मतलब फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड, 3 शेयर्स विल बी allotted. ऑनलाइन गाइज, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यूट्यूब स्टूडेंट्स, बेटा ये समझ में आया सबको? कंफर्म करो फटाफट। तो ये चैलेंज कब आएगा? ओनली व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ तो तुमको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। बोल तो प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है, वो हिसाब से तुमको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? यस। सो गाइज, ये अलग अलग जो चीजें पहले समझनी है इस टॉपिक की, वो हमने समझी। और ये समझने के बाद अब अपने को आगे के पार्ट में जाना है टुवर्ड्स अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। बट बिफोर वी गो टू अकाउंटिंग एंट्रीज, बिफोर दैट कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ट्रू एंड फॉल्स में भी आते हैं, उनका नॉलेज होना जरूरी है, जो तुमने लॉ में सीख ली है ऑलरेडी। वो टर्म्स अपने को डिस्कस करने हैं। लिखो हेडिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये सबने लिखा है ना स्क्रीन पे जो दिख रहा है? इंपॉर्टेंट टर्म्स। In that first one, authorized capital, authorized capital,
क्या रहता है ऑथोराइज्ड कैपिटल? लिखो, मैक्सिमम कैपिटल, maximum capital that the company can raise, maximum capital that the company can raise. फुल स्टॉप देके कंटिन्यू करो उसी में आगे. It is specified in, it is specified in capital clause, it is specified in capital clause of memorandum of association. Full stop. It is also called as, it is also called as registered, registered oblique nominal capital. रजिस्टर्ड ऑब्लिक नॉमिनल कैपिटल. फुल स्टॉप. तो कंपनी का ज्यादा से ज्यादा कितना कैपिटल होगा, ये जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. मींस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कंपनीज कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इट्स ऑथोराइज्ड कैपिटल. ज्यादा से ज्यादा जितना भी ऑथोराइज्ड कैपिटल डिसाइडेड है उतना ही कैपिटल हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता. सर उससे ज्यादा चाहिए तो, उससे ज्यादा चाहिए तो तुमको ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले बढ़ा के लेना पड़ता है. उसकी जो प्रोसेस, उसकी जो प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में दी है वो तुमको कंप्लीट करनी पड़ती है. उसके बाद में ही तुम एडिशनल कैपिटल बढ़ा सकते हो. नंबर 2, ऑथोराइज्ड के बाद लिखो नंबर 2, इशूड कैपिटल. issued capital, it is that part of authorized capital, it is that part of authorized capital which is issued by the company, which is issued by the company. थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि बेटा जितना ऑथोराइज्ड कैपिटल है जरूरी है क्या पूरा इशू कर देगा कंपनी? अरे मैंने सोचा है कि मेरे कंपनी का ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मुझे रिक्वायरमेंट लेट से 1000 करोड़ की होगी, तो मैंने ऑथोराइज्ड कैपिटल 1000 करोड़ रखा. डज दैट मीन मैंने 1000 करोड़ का इशू करना चाहिए? अरे आज अगर मुझे वो 1000 करोड़ में से 200 करोड़ की जरूरत है तो मैं 200 करोड़ का पब्लिक इशू करूंगा ना. जब जरूरत ही 200 करोड़ की है तो 1000 करोड़ का कैपिटल इशू करके करूं क्या मैं? तो जरूरी है क्या कि जितना ऑथोराइज्ड है उतना इशू होगा ही नहीं. तो पॉइंट इज इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज issued by the company. Next, subscribed capital. Subscribed capital, it is that part of issued capital which is subscribed by the shareholders. It is that part of issued capital which is subscribed by the shareholders. जितने शेयर सब्सक्राइब हो गए वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया जितने अप्लाई हुए. कैन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल बी मोर देन इशूड? हाउ इज दैट पॉसिबल? इशू किए बगैर शेयर सब्सक्राइब कैसे होंगे?
Next, serial number 4. Called up capital. याद आ रहे हैं क्या सारे टर्म्स, या याद दिलाऊं कौन से दिन सिखाया था ये? क्या क्या? Called up capital. It is that part of subscribed capital. It is that part of subscribed capital which is which is called up by the company, which is called up by the company. मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि जो अमाउंट लेनी है इशू प्राइस, वो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी एक साथ ली जाए. समझो, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, कॉल पे 3 रुपए, और अभी तक अगर कॉल किया ही नहीं है कंपनी ने ये 3 रुपए का कॉल अभी तक किया नहीं है, तो बेटा कॉल्ड अप वैल्यू 4 और 3 7 रुपए होगा ना, क्यों? तो 3 रुपए का कॉल अभी तक हुआ ही नहीं है. तो कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी. तो अभी तक 3 रुपए का कॉल हुआ नहीं है, तो पर शेयर 7 रुपए की कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी. करते नेक्स्ट. पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल लिखो. इट इज दैट पार्ट ऑफ called up capital which is paid by the shareholders. Which is paid by the shareholders. जरूरी थोड़ी है कि कंपनी ने कॉल किया वो तो सब लोग पे करेंगे ही. तो अगर पेमेंट हुआ नहीं है तो जितना पे हुआ है उतना ही पेड अप कैपिटल रहेगा. यस, एंड वन मोर टर्म कम्स अलोंग विद दिस एंड दैट इज, हाँ, कौन सा? रिजर्व कैपिटल. वैसे मैं आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना चाहता या डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन बेटा अभी तुम्हारा टेस्ट हुआ है रिसेंटली, तुम सब लोगों ने ये रिवाइज किया रहेगा ऐसे एक्सपेक्टेड है. और कुछ अलग तो सिखा नहीं रहा हूँ मैं. रेगुलर बैच में पूरा डीप में डिटेल में सिखाया हुआ है, लिखा के दिया हुआ है. तो ये फटाफट आना चाहिए ना, क्या है? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग. पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, सिर्फ एक बार रिमाइंड कर दूं कि लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का. जो जून अटेम्प्ट आने वाला है ना अगला, वो नया है, और नए में फुल धिंगाना है. बस बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं. इज्जत से पढ़ाई करो, पास हो जाओ अभी. लिखो. रिजर्व कैपिटल. It is that part of the issue price of the share it is that part of issue price of the share which is reserved which is reserved to be called which is reserved to be called only in the event of
only in the event of winding up of the company, winding up of the company, इवन जब कंपनी बंद होगा, जब कभी लिक्विडेट होगा, वाइंड अप होगा, तो तब भी तो पैसा लगता है ना कंपनी के वाइंडिंग अप में। तो उस टाइम पे फिर ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए वो पैसा देने की। तो कुछ अमाउंट रिजर्व कर देते कि भाई जब कंपनी बंद होगा तभी कॉल करेगा कंपनी। समझो 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपया रिजर्व कर दिया, तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी 9 रुपीज ओनली विल बी कॉल्ड, 9 रुपए ही कॉल होगा ज्यादा से ज्यादा। बचा हुआ 1 रुपया जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगा, तभी हम लोग कॉल करेंगे। So that is called as reserve capital, which is reserved to be called only and only in the event of liquidation of company, winding up of the company। कहते हैं ये सारा डिस्कशन दिमाग में गया। हम लोगों ने पहले शेयर कैपिटल क्या रहता समझा, हमने शेयर क्या रहता समझा, उसकी फेस वैल्यू क्या रहती बताया मैंने आपको, डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर। फिर हम लोगों ने इशू प्राइस की बात की, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 3 स्टेजेस इन पब्लिक इशू की मैंने आपको बात की, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो इशू प्राइस है वो या तो लमसम में ली जाएगी या तो इंस्टॉलमेंट में, सर्टन अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, सर्टन ऑन अलॉटमेंट, सर्टन ऑन इन कॉल्स। मिनिमम एप्लीकेशन मनी का रिक्वायरमेंट हम लोगों ने समझा क्या है। एज पर कंपनीज एक्ट इट इज 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, एज पर सेबी इट इज 25% ऑफ इशू प्राइस। अब जो इशू प्राइस है वो लेके इंस्टॉलमेंट में भी ली जा सकती है और लमसम में भी ली जा सकती है बोला मैंने। बट पब्लिक से जब सब्सक्रिप्शन आता है तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर द सब्सक्रिप्शन विल बी एट पार, और इट विल बी अंडर सब्सक्रिप्शन, और देर विल बी ओवर सब्सक्रिप्शन। Depending on extent of subscription, allotment will be done. There are different categories of allotment, full, null and pro rata allotment। अगर अगर सब्सक्रिप्शन एट पार या अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कंपल्सरीली देयर विल बी फुल अलॉटमेंट, वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फुल अलॉटमेंट होगा। लेकिन अगर बाई चांस देर इज over subscription, then in that case there can't be full allotment to all, and then we can have combination of the categories। एक example भी मैंने आपको बताया। And now these 5 terms, 6 terms which we discussed: authorized, issued, subscribed, called up, paid up and reserved। And now it's time to study accounting entries। लिखो heading accounting entries। अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़े बहुत याद आ रहे हैं? वो तो सीखे तो थे ही वो उतने साल पहले जब भी सिखाए थे, उसके बाद रिवाइज भी कराए थे। वो रिवाइज कौन से दिन कराए थे बताऊं क्या आपको? नहीं नहीं, जिस दिन शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान की उंगलियां कट की थी, देखो यहाँ पे लाल महल में, यहीं से गए थे सब लोग। हाँ उस दिन याद आ रहा है। मेरे को तो लगता तुम्हारा मैसेज कोई तो शाइस्ते खान था क्या कि एंड भाई शिवाजी महाराज था। Have you seen that drama Janta Raja? Anybody has seen? We lost him last year, Baba Saheb Purandare. He lived for 99 years and he had said that drama वर्ल्ड का 2 नंबर का सबसे बड़ा ड्रामा था वो, वर्ल्ड का। रोम का कोई एक ड्रामा है जो नंबर 1 था और नंबर 2 ये। इसका सेट खड़ा करने में, जानता राजा शिवाजी महाराज के ऊपर ड्रामा था वो, तो सेट खड़ा करने में 15-20 दिन का टाइम लग जाता, 15-20 दिन का टाइम लगता था। 3 माले का तो सेट था। तो अफजल खान को मारा हुआ, शाइस्ते खान की उंगलियां तोड़ी हुई, ये सब उसमें वो ड्रामा में लाइव दिखाते थे। 3 घंटे का शो, और अमेजिंग बोल तो कांट इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मैंने 2 बार देखा हुआ है। एंड में जो राज्याभिषेक दिखाते, राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का, इतनी लाइट जगमगाहट और हाथी घोड़े सब स्टेज पे आते, बहुत ही अमेजिंग था वो। तो मेरे बचपन में आया था एक बार, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलेज लाइफ में भी वो आया था पूना में, तो देखा था। अब तो बाबा साहब पुरंदरे नहीं रहे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। 99 years he lived and I met him when he was 94 years।
जब वो 94 ईयर्स के थे तो मैं एक बार उनको मिला, एक प्रोग्राम में मिलने का मौका मिला। तब क्या यार अमेजिंग मेमोरी, और क्या बोलते थे, मतलब सुनते रह जाए आदमी। 94 की एज में भी एक चीज भी उन्होंने भूली नहीं थी। वो तो मैं जब मिला तब की बात है ये। अभी भी जाने के पहले भी बोले कि उनकी मेमोरी कंप्लीट थी, और शिवाजी महाराज पे ही उन्होंने पूरा लाइफ उनका स्टडी में इसमें लगाया था। तो कभी अगर वापस वो होता है जानता राजा, कभी भी अगर चांस मिला तो देखना जरूर वो नाटक, बहुत अमेजिंग है। तो सब दिखाया हुआ है उसमें, शाइस्ते खान की उंगलियां कैसे तोड़ी ये यहाँ पे, फिर अफजल खान को जो मारा प्रतापगढ़ पे। ये हिस्ट्री इतना तो कुछ जानते रहेंगे ना रे तुम, थोड़ा बहुत। तुम स्कूल, साला डाउट ही है मेरे को तो क्या। लिखो, अकाउंटिंग एंट्रीज। नहीं, एक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग। बट मैं तो मराठी मीडियम में सीखा हुआ हूँ, तो हमको तो पूरी हिस्ट्री थी शिवाजी महाराज की, पूरी पूरी। तो इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा डिटेल में है पूरा हिस्ट्री? नहीं, मैं मेरा शायद क्वेश्चन गलत हो गया। इंग्लिश मीडियम नहीं, ये सेंट्रल बोर्ड में वगैरह जो है। स्टेट बोर्ड में तो रहेगा, स्टेट बोर्ड में तो है। सेंट्रल बोर्ड्स में टू व्हाट एक्सटेंट, कितना डिटेल में देखना चाहिए? इंडिया के बाहर का ज्यादा है? नहीं, हिटलर तो बहुत रिसेंट हो गया रे। यस, ध्यान दो। In total, 9 accounting entries we have in issue of shares. 9 accounting entries है। और बेटा ये 9 accounting entries में से पहले 7 entries सिखाने को रेगुलर बैच में 10 मिनट लगते। ये तो रिवीजन बैच है। 10 ही मिनट लगते पहले 7 entries पढ़ाने को, और बचे हुए 2 entries पढ़ाने को 2 लेक्चर लिए थे अपन ने। और वो बचे हुए 2 entries थे फॉर फीचर एंड री इशू। तो फॉर फीचर और री इशू के बारे में बात करेंगे थोड़ा रुक के, पहले वो बेसिक 7 entries अपन अभी रिवाइज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, रिवाइज ही नहीं, मैं सिखाई देता हूँ, 10 ही मिनट लगने हैं। अगर कोई बाई चांस जो डायरेक्ट रिवीजन बैच अटेंड कर रहा है, रेगुलर हुआ ही नहीं है, तो उसको भी समझ में आ जाएंगे। आई वॉन्ट फुल अटेंशन हियर, जिनका हो गया वो भी मेरे पास ध्यान दो। बाद में लिखते हैं अपने एंट्रीज। गाइज, फर्स्ट 7 एंट्रीज वी आर डिस्कसिंग। मैं जिस सीक्वेंस में ये एंट्रीज बता रहा हूँ वो सीक्वेंस में एंट्रीज नहीं होते, एक्चुअल सीक्वेंस मैं तुमको बाद में बता दूंगा। अभी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, सिर्फ आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि कंपनी जब पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स करता है तो एक इशू प्राइस होती है, विच मे बी आइदर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, बट एनीवे एट डिस्काउंट तो अब अलाउड ही नहीं है, सो आइदर इट विल बी एट पार और इट विल बी एट प्रीमियम। ये जो इशू प्राइस है, ये इशू प्राइस 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी लेता है। सर्टन अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, सर्टन अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड सर्टन अमाउंट इन कॉल्स। मैंने बोला कि पूरा अमाउंट भी एप्लीकेशन पे लिया जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई इंस्टॉलमेंट में ले रहे, तो कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे आती है, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे आती है, कुछ अमाउंट कॉल पे आती है। आप मेरे को बताओ, 3 रिसीट्स हो गई है कंपनी के लिए। देयर आर 3 रिसीट पॉइंट्स। सर्टन अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, सर्टन अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, सर्टन अमाउंट इन कॉल्स। वो तो 3 रिसीट की एंट्री होने वाले। एप्लीकेशन मनी मिला, I want specifically those students, those who are studying it for the first time, or you studied it earlier but you were not attentive at that time, या जो भी है नहीं समझा, attentive नहीं थे, जो भी है, आप लोग अच्छे से ध्यान दो। एप्लीकेशन मनी मिला, एप्लीकेशन मनी मिला है तो कंपनी के लिए रिसीट हो गया। सिंपल एंट्री रिसीट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बस प्लेन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। जैसे एप्लीकेशन मनी मिला तो ये एंट्री आप बोल रहे हैं, वैसे अलॉटमेंट मनी भी मिलता है। बोलते हैं अलॉटमेंट मनी बोलने का मतलब जब शेयर्स अप्लाई हुए उसके बाद कंपनी ने अगर अलॉट किया तो फिर अलॉटमेंट मनी लेते हैं जिनको अलॉट हुए शेयर्स उनसे। तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। So this is second receipt. Third receipt is on call. What is the entry for call money received? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। 3 एंट्रीज हो गए। देखो 7 है टोटल आज जो समझने अपने को अभी, फॉर फ्यूचर और इशू बाद में, तो ये 7 में से 3 एंट्रीज हो गए। एक बार फिर से, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड ऑन अ सीरियस नोट, इवन जो घर पे बैठ के यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, आप भी बोलो, बोलने से एंट्रीज दिमाग में बैठ जाते हैं। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कॉल मनी रिसीव्ड. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. एनी प्रॉब्लम? तीनों रिसीट की एंट्रीज क्लियर है? मैंने आपको अभी जब कैटेगरी समझाया अलॉटमेंट के, तो उसमें एक कैटेगरी मैंने आपको समझाई नल अलॉटमेंट. नल अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जीरो अलॉटमेंट. बोल तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे से एप्लीकेशन आया कंपनी को, बट तुम्हारे शेयर्स को शेयर्स अलॉट, तुम्हारे एप्लीकेशन को शेयर्स अलॉट नहीं हुए. बट नहीं हुए तो तुमने एप्लीकेशन मनी तो पे किया है ना. अब समझो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि यू हैड अप्लाइड फॉर 10 शेयर्स, तुमने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, पर तुमको शेयर अलॉट ही नहीं हुआ. शेयर्स आर नॉट अलॉटेड एंड पर एप्लीकेशन पर शेयर 4 रुपए तुमने पे किए, तो 10 शेयर्स के हिसाब से 40 रुपए तुमने पे किए, पर शेयर अलॉट नहीं हुआ ना. शेयर अलॉट नहीं हुआ तो कंपनी वो पैसा रख सकता है क्या? तो वो जो एप्लीकेशन मनी आया है जिसपे शेयर्स अलॉट नहीं हुए, वो पैसा रिफंड देना पड़ेगा. जब पैसा मिला था एप्लीकेशन मनी, तो क्या एंट्री हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. रिफंड देना पड़ा तो रिवर्स. व्हाट इज द एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू बैंक अकाउंट रिफंड. समझते हैं? फोर्थ एंट्री. दिस वाज फोर्थ एंट्री, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी. जैसे मैंने नल अलॉटमेंट समझाया, वैसे मैंने आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट भी समझाया. प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. लेट्स से proportionate allotment ratio is, just for the sake of example, 5:3 है. For every 5 shares 3 shares have been allotted. अब मेरे को बोलो, आपने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो आपको 6 शेयर्स अलॉट हुए. 5 के बदले में 3, 10 के बदले में 6, तो 6 शेयर्स तुमको अलॉट हुए. और तुमने एप्लीकेशन मनी कितने पैसों पे दिया, कितने शेयर्स पे दिया? 10 शेयर्स पे दिया. बोल तो 4 शेयर्स पे एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया. मैं कंपनी हूं, तुम एप्लीकेंट हो, तुमने 10 शेयर्स के लिए मुझे पैसे दिए, पर शेयर लेट से 4 रुपए, तो 40 रुपए दिए तुमने. बट मैंने तुमको 6 शेयर्स अलॉट किए, तो 6 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 6 4 24 होता है. बोल तो 4 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 16 रुपए तुमने एक्स्ट्रा दिए ना. अभी ये 16 रुपए जो एक्स्ट्रा है, इसका फर्स्ट पॉसिबिलिटी रिफंड दे दो जो अभी समझाया वो. बट रिफंड देना लॉजिकल नहीं है. लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने तुमको 10 शेयर्स अलॉट नहीं किए, अरे बट 6 किए ना, तो वो 6 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी आना है कि नहीं तुम्हारे से? तो फिर क्या फायदा है ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड दे के वापस अलॉटमेंट मनी लो. उसके बजाय कैन वी एडजस्ट दिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी? दिस इज नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब जब पैसा मिला था एप्लीकेशन मनी, तो क्रेडिट कहां हुआ था? एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट हुआ था. बट अब अगर मेरे को उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो आई नीड टू ट्रांसफर इट फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट. बोलो एंट्री. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. दिस इज फिफ्थ एंट्री. क्या थी ये एंट्री? appropriation of excess application money towards allotment money due. Any problem? Understood? Sure? 100%? Yes. मेरे को बोलो, एक्चुअल शेयर्स एग्जिस्टेंस में कब आते? एक्चुअल शेयर्स एग्जिस्टेंस में कब आते? जब शेयर्स अलॉट होते तब. शेयर्स अलॉट होते तब बोलते एप्लीकेशन मनी मिला हुआ रहता है और अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है अलॉटमेंट करते ही. सो व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू आर ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो व्हाट इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. एनी प्रॉब्लम? कॉल मनी रिसीव्ड की तो एंट्री कर दी हमने, बट उसके लिए पहले कॉल करना पड़ेगा ना. कॉल करना पड़ेगा बोल तो कॉल मनी ड्यू दिखाना पड़ेगा. तो कॉल मनी ड्यू दिखाना बोल तो क्या है कि कॉल अमाउंट रिसीवेबल है दिखाना ना, उतने अमाउंट से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना. सो व्हाट इज द एंट्री फॉर कॉल मनी ड्यू? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. दीज आर द 7 एंट्रीज. ये 7 एंट्रीज हो गए. सो दीज 7 एंट्रीज आर वेरी इजी. फॉर फीचर और इशू भी इजी है, बट पहले ये 7 ही अच्छे से समझ लो, फिर वो 2 एंट्रीज में जाएंगे. फिर से एक बार, एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड.
allotment money received, call money received, refund of application money, appropriation of excess application money towards allotment money due. Very good. Allotment of share, equity share application account debit, equity share allotment account debit to equity share capital account, and call money due जब कभी कॉल करेंगे, equity share call account debit to equity share capital account. Any problem guys? बट ये जो सीक्वेंस में मैंने तुमको अभी एंट्री समझाया ना, ये सीक्वेंस बराबर सीक्वेंस नहीं है, ये तो सिर्फ जल्दी समझ में आते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग को बेटर रहता है, इसलिए ये सीक्वेंस बताइए. अब मैं आपको एक्चुअल सीक्वेंस बोलता हूँ, एक एक ट्रांजैक्शन जिस सीक्वेंस में एंट्रीज होंगे, आप मेरे को फिर से एक बार एंट्रीज बोलो. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, refund of application money, equity share application account debit to bank account, appropriation of excess application money towards allotment money due, equity share application account debit to equity share allotment account. अब इसके बाद allotment money रिसीव नहीं होगा, पहले शेयर अलॉट करना पड़ेगा, allotment entry, equity share application account debit, equity share allotment account debit to equity share capital account. हो गया, receive the allotment money. Bank account debit to equity share allotment account, make a call, equity share call account debit to equity share capital account and receive the call money. Bank account debit to equity share call account. जमलं, सबको समझा? कोई डाउट है एंट्रीज में? लिख लेने का फटाफट, लिखो. अकाउंटिंग एंट्रीज, number 1, for application money received, for application money received, bank account debit, bank account debit to equity share application account, to equity share application account. Number 2, refund of application money. What is the entry for refund? Equity share application account debit to bank account. Equity share application account debit to bank account. Number 3, appropriation of excess application money towards allotment money due. Towards allotment money due. बोलो. Equity share application account debit to equity share
allotment account. Serial number 4. Allotment of shares. Allotment of shares. Under that A, at par, at par. एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बी, ये था ए. 4 में ही बी, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम. सर जब भी क्वेश्चन में दिया होगा इक्विटी, तब ही लिखना होगा. नॉर्मली बेटा अपने पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के आते हैं. अगर प्रेफरेंशियल इशू है तो प्रेफरेंस लिखेंगे. इशू कौन से शेयर्स का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है. हाँ, क्या लिखा तुमने? एट प्रीमियम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अब सब लोग जानते हैं व्हेन इशू इज एट प्रीमियम means when the issue price is greater than face value, that excess is credited to securities premium. सीरियल नंबर 5. 4 में ए और बी हो गया, अब सीरियल नंबर 5. allotment money received, allotment money received, बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट.
Serial number 6. Call money due. Call money due. Equity share call account debit. Equity share call account debit. 2. Equity share capital account. Last, 7th, call money received. Call money received. Bank account debit. Bank account debit. 2. Equity share call account. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. अब मैं जानता हूं कि 12th में सिखाते वक्त ये बहुत ही अलग तरीके से क्या है, एप्लीकेशन मनी आया कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, अलॉटमेंट मनी आया कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, ऐसे बहुत ही प्लेन एंट्री सिखा देते हैं. एक्चुअल में वैसे एंट्रीज नहीं होते, बट एनीवे वैसे 12th में तो इश्यू एट डिस्काउंट भी था. हाँ, तो इश्यू ऑफ डिस्काउंट भी सिखाते वहां तो, जबकि है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है. बट एनीवे अब वो जो है वो छोड़ दो. अभी जो मैं बता रहा हूँ ये समझा आपको? ऑल दीज एंट्रीज आर क्लियर? जब तक ये एंट्रीज क्लियर नहीं होते, जब तब तक हम आगे फॉरफीचर और इशू में नहीं जा सकते. आई एम श्योर दिस ऑल दीज एंट्रीज आर क्लियर. यस. और आज बाकी जो कुछ समझाया, बाकी जो कुछ लिखा के दिया, ये सारा लिटरेचर, ये सब समझ में आया आपको? आई वॉन्ट यस फ्रॉम एवरीवन. पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? यस. तो इवन ऑनलाइन गाइज, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी मैं ये स्क्रीन पे लिखा के देता हूँ आप लिखा के ले लो, बाद में रिवीजन के लिए भी तुमको काम आएगा ये. कल अपन क्या करेंगे, ये बेसिक 7 एंट्रीज पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. पहले एक बेसिक आइडिया आ जाएगी ये 7 एंट्रीज की, और फिर उसके बाद में वी विल गो फॉर फीचर एंड री इशू. यस. सी यू टुमारो एट 2:30 गाइज. बाय बाय, टेक केयर.